आपकी खबर, आपका अधिकार। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। नमस्कार, मैं हूं कृष्णा पंडित और आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज। एमपी रिपोर्ट न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में आज मनाई जा रही छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। प्रधानमंत्री ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज ने गुलामी की मानसिकता को किया खत्म। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का ही प्रतिबिंब देखा जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक दिवस नई चेतना, नई ऊर्जा लेकर आया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक उस कालखंड का एक अद्भुत और विशिष्ट अध्याय है। महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की 350वीं वर्षगांठ के अवसर पर नागपुर में शिव राज्याभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत नागपुर में आयोजित शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक शिव राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुए। राज्य में शिव राज्याभिषेक उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत दौरे पर आए नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड आज इंदौर के दौरे पर उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई सी पटेल पुष्प कमल दहल प्रचंड की अगवानी करेंगे। प्रचंड इंदौर में विशेष आर्थिक क्षेत्र का भी दौरा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में चल रही ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक का आज दूसरा दिन है। केप टाउन में मौजूद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज भी बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में अपने शुरुआती संबोधन में जयशंकर ने आतंकवाद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए बड़े खतरों में से एक बताया। जयशंकर ने कहा कि सभी देशों को आतंकवाद के वित्तपोषण और प्रचार के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए। जयशंकर ने यह भी कहा कि आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से मुकाबला किया जाना चाहिए और इसे किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में चल रहे 2 दिवसीय Y20 परामर्श का आज अंतिम दिन। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते होंगे समापन समारोह में मुख्य अतिथि। इस परामर्श बैठक में 7 देशों के 19 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न समूहों में कई विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। देश भर के 400 से अधिक प्रतिनिधि भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करने के लिए तैयार। G20 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि और भारतीय प्रतिनिधि आज गोवा पहुंचेंगे। बैठक का केंद्र बिंदु ड्राफ्ट पॉलिसी कम्युनिक पर आम सहमति बनाना होगा, जिसे स्टार्टअप 20 ने हाल ही में जनता से प्रतिक्रिया मांगने के लिए प्रकाशित किया है। बैठक में एक स्टार्टअप शोकेस स्टार्टअप 20 श्रृंखला के भाग के रूप में रोमांचक वार्ता, सांस्कृतिक अनुभव और दस्तावेज में उल्लेखित विचारों के कार्यान्वयन और लाभों पर चर्चा होगी। बैठक में राज्य, केंद्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गणमान्य व्यक्तियों के उपस्थित होने की उम्मीद है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस मनाने के लिए गोलकुंडा किले में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के अनुरूप आज से 2 दिवसीय उत्सव का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने शहीद स्मारक पर तेलंगाना के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। सरकार की तरफ से आज तेलंगाना स्थापना दिवस का कार्यक्रम हैदराबाद के गोलकुंडा फोर्ट में आयोजित किया गया। तेलंगाना की स्थापना में भाजपा ने अहम भूमिका निभाई। केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी आजादी का अमृत महोत्सव के भाग के रूप में आज ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ उन्होंने इस समारोह का उद्घाटन किया। इसके बाद आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज संचालित होने वाली गतिविधियों के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, जिनमें मार्च पास्ट, फोटो एवं पेंटिंग प्रदर्शनी और शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन प्रमुख है। वहीं कल दिमसा, डप्पू, बोनालू और गोसादी सहित अन्य लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां होंगी। इसके अलावा राजा राममोहन रॉय पर आधारित एक नाट्य प्रस्तुति का मंचन भी किया जाएगा और फिर दिन का समापन बहुभाषी मुशायरे के साथ होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट संदेश के माध्यम से तेलंगाना राज्य को लोगों को
कि राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने कहा कि स्थापना दिवस पर तेलंगाना के लोगों को मेरी शुभकामनाएं, समृद्धि के लिए मेरी शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर तेलंगाना के लोगों को बधाई दी। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के स्थापना दिवस पर इस शानदार राज्य के लोगों को मेरी शुभकामनाएं। इसके लोगों के कौशल और इसकी समृद्ध संस्कृति की बहुत प्रशंसा की जाती है। मैं तेलंगाना के कल्याण और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को किया ढेर। जंगल के अंदर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद तलाशी अभियान जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान समेत पार्टी के अन्य नेताओं के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री और झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से आज मुलाकात करेंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य कैबिनेट की बैठक से पहले राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की। कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार द्वारा किए गए 5 वादों पर राज्य कैबिनेट जल्द फैसला लेगी। उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग ने राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा 15 जून 2023 तक बढ़ाई। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 आवेदन की समय सीमा बढ़ाए जाने से इच्छुक उद्यमियों और सक्षमकर्ताओं को अपने नवाचारी समाधान और ठोस सामाजिक प्रभाव को दिखाने का अतिरिक्त समय मिलेगा। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2023 देश के सभी कोनों के नवाचारों का उत्सव होगा। विजन इंडिया एट 2047 के विजन के साथ जुड़ा होगा, जो प्रमुख विषयों में अमृतकाल की भावना से प्रेरित विकसित अर्थव्यवस्था में भारत के परिवर्तन मार्ग को रेखांकित करता है। डीपीआईआईटी प्रत्येक श्रेणी में एक विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार देगा। डीपीआईआईटी ने 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार प्रारंभ किया था। संघ लोक सेवा आयोग ने आगामी 2 जुलाई को होने वाली प्रवर्तन अधिकारी, लेखा अधिकारी और भविष्य निधि सहायक आयुक्त परीक्षा 2023 में भाग लेने वाले इम्फाल केंद्र के उम्मीदवारों को अपना परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प दिया। ये केंद्र मिजोरम में आइजॉल, नागालैंड में कोहिमा, मेघालय में शिलोंग, असम में दिसपुर और जोरहाट, पश्चिम बंगाल में कोलकाता और दिल्ली हैं। इम्फाल केंद्र के उम्मीदवार IVRS के जरिए परीक्षा केंद्र बदलने की सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इस संबंध में संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सभी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर संदेश भेजा जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 1275 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। रेल मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों की सलाहकार समिति ने रेल मंत्रालय के लिए संसद सदस्यों ने भारतीय रेलवे पर सेवाओं का पूरा करने और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारतीय रेलवे पर स्टेशन विकास को प्रेरित करने के एजेंडे के साथ भारतीय रेलवे पर सेवाओं की योजना बनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नागपुर को अस्पताल और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर बधाई दी है। देश के सभी एम्स में से नागपुर एम्स ये उपलब्धि हासिल करने वाला पहला संस्थान है। एम्स नागपुर के एक ट्वीट के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संस्थान ने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में विशेष कीर्तिमान स्थापित किया है। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस को किया संबोधित। राहुल गांधी के मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष पार्टी कहने पर साधा निशाना। भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को इतिहास पढ़ने की दी नसीहत। भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी पर सब कुछ सोच समझकर करने का आरोप लगाया। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सीमावर्ती जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। 27 मई 2023 से चल रहे इस सघन ऑपरेशन के दौरान पुलिस हर दिन IED बरामद कर रास्ता साफ कर रही है। 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को लेकर लॉ कमीशन ने सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट। आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124A को IPC में बनाए रखने की आवश्यकता है। मथुरा स्थित वृंदावन भगवान कृष्ण के भक्तों का सबसे प्रिय जगहों में से एक है।
जहां अपनी प्राचीन संस्कृतियों से लोगों को रूबरू कराने के लिए वृंदावन में यमुना विहार उत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम देवराज बाबा घाट के समीप किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग शामिल हुए। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच शेयर बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज हरे निशान पर कारोबार करता दिखा। सेंसेक्स में मजबूती दर्ज की गई, वहीं दूसरी ओर निफ्टी में भी दिखी मजबूती। कोयला मंत्रालय ने मई 2023 के महीने के दौरान कुल कोयला उत्पादन में ठोस समृद्धि के साथ एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। 7.10% की बढ़ोतरी के साथ कोयला उत्पादन 76.26 मिलियन टन तक पहुंचाया गया है। चालू रबी विपणन मौसम के दौरान गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी। इस मौसम में 30 मई तक गेहूं की खरीद 262 लाख मीट्रिक टन हुई। पिछले वर्ष के 188 लाख मीट्रिक टन खरीद की तुलना में 74 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीद हुई है। केंद्र सरकार को मई महीने में जीएसटी से 1.57 लाख करोड़ की कमाई हुई है। पिछले महीने जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन 1,57,090 पर रहा। ईयर ऑन ईयर 12% की ग्रोथ दर्ज की गई है। मई 2022 में जीएसटी संग्रह 1.41 लाख करोड़ रुपए रहा था। दरअसल देश में जब से जीएसटी लागू हुई है 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन का ये 5वां मौका है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, वैश्विक स्तर पर मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत की 2022 और 23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7.2% ऐतिहासिक है। भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एप्पल तैयारियों में जुटी। कंपनी कर्नाटक के देवनाहल्ली प्लांट में आईफोन बनाने की योजना पर काम कर रही है। देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन पिछले कुछ वर्षों के दौरान तेजी से बढ़ा, जिसके चलते यूपीआई के जरिए डिजिटल लेन देन में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। यहाँ पे हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। और पिछले महीने यूपीआई के जरिए लगभग 941 करोड़ ट्रांजैक्शन से 14,30,000 करोड़ रुपए का डिजिटल लेन देन भी दर्ज किया गया। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल डिजिटल ट्रांजैक्शन में 58% की बढ़ोतरी हुई है। एलपीजी गैस के दामों में बड़ी गिरावट आई है। एलपीजी बेचने वाली कंपनियों ने रेट कम करते हुए कमर्शियल गैस के दाम 83.5 रुपए कम कर दिए हैं। और भारत के मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मई महीने में बढ़कर 31 माह के उच्च स्तर 58.7 पर पहुंच गया। मई के अंतिम दिन बैंकिंग प्रणाली में नकदी अधिशेष 1.75 लाख करोड़ रुपए के पार हो गया। सरकार के अधिक धन खर्च करने से इस साल इस अधिशेष को बढ़ने में मदद मिली। नागर विमानन मंत्रालय गो फर्स्ट की उड़ानें रद्द होने से प्रभावित होने वाले मार्गों का विश्लेषण कर रहा है। कुछ हवाई मार्गों पर किराया बढ़ने के बीच ये कदम उठाया जा रहा है। और इड्डा ने बीमा वाहकों के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किया। बीमा वाहक का मकसद ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाना और उसके बारे में जागरूक करने के लिए अलग से वितरण चैनल स्थापित करना है। मोबाइल के जरिए संदेश भेजने की सुविधा देने वाला मंच व्हाट्सएप ने अप्रैल में मिली शिकायतों में से लगभग 5% का निस्तारण किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कल उन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया जिन पर सूडान में संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा है कि उसने सेना से जुड़ी 2 कंपनियों को चिन्हित किया, जिसमें देश का सबसे बड़ा रक्षा उद्यम भी शामिल है और 2 कंपनियां प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब के साथ जिद्दा में बातचीत में एक प्रभावी युद्ध विराम को सुरक्षित करने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा है। हालांकि दोनों पक्षों ने युद्ध विराम की एक श्रृंखला का उल्लंघन किया है। और सूडान में हिंसा के कारण 1 लाख से अधिक लोग पड़ोसी देश चाड में पलायन कर गए हैं।
और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के अनुसार अगले 3 महीनों में संख्या दोगुनी हो सकती है। ताइवान और संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नए व्यापार वार्ता ढांचे के तहत पहले समझौते पर हस्ताक्षर किए। दोनों सरकारों ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देना है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि स्वीडन जल्द ही नाटो में शामिल हो जाएगा। अमेरिका में कुछ रिपब्लिकन सीनेटरों ने अफगानिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन के जवाब में तालिबान पर गंभीर नए प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। विधेयक के अनुसार राष्ट्रपति जो बाइडेन को आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के लिए तालिबान पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। तुर्की में देश के निर्वाचन आयोग ने आधिकारिक तौर पर रजब तैयब एर्दोगान को 52.18% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव में विजयी घोषित कर दिया। एर्दोगान के खिलाफ तुर्की के विपक्षी गुट के 74 वर्षीय केमल किलिकार्डरोग्लू ने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा था। एर्दोगान शनिवार को संसद में शपथ लेंगे और फिर अपने नए मंत्रिमंडल की घोषणा करेंगे। यूरोपीय संसद के सांसदों ने कहा है कि वे क्षतिग्रस्त प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए यूरोपीय संघ की योजनाओं पर एक समझौते पर पहुंच गए हैं। प्रस्ताव का उद्देश्य प्रजातियों की संख्या में तेजी से गिरावट और यूरोप के पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य में स्वस्थ आवासों को बढ़ावा देना है, जो टिकाऊ खेती का समर्थन करता है। स्पेन में भारी बाढ़ के चलते पानी ने सड़कों को अवरुद्ध कर दिया है, क्योंकि कई प्रांतों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। जापान में आए टाइफून की वजह से रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई है। सुपर टाइफून जापान के मुख्य भाग के होन्शु द्वीप के दक्षिण से गुजरने की उम्मीद है। ओपेक प्लस की बैठक से पहले तेल की कीमतें 2 सप्ताह में सबसे अधिक बढ़ी। पाकिस्तान की वार्षिक मुद्रास्फीति मई में सालाना आधार पर रिकॉर्ड 37.97% पर पहुंच गई है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर मिसाइल हमले किए हैं। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है और 10 अन्य घायल हुए हैं।